हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ प्ले। तो थ्योरीज ऑफ प्ले में हम बात करने वाले हैं कितनी थ्योरीज दी हैं, किस किस टाइप की थ्योरीज दी हैं और किसने दी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरप्लस एनर्जी थ्योरी। तो यहाँ पे सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में। जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई चीज होती है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हार्वर्ड स्पेंसर ने सरप्लस एनर्जी थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था चिल्ड्रन हैव मोर एनर्जी देन दे नीड, सो दे यूटिलाइज दिस एनर्जी इन प्ले। है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे होते हैं उनके पास जरूरत से ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो उस एनर्जी को कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? खेलने के टाइम पे उसको यूज करते हैं वो लोग। इसलिए वो लोग बच्चे ज्यादा खेलते हैं। ठीक है। क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को बाकी के काम में खर्च कर देते हैं, जैसे कि उनको पढ़ाई लिखाई करनी होती है। जो बड़े बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, है ना। और बाकी उनका बॉडी भी बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो वो उन सब चीज़ों में बाकी चीज़ों में वर्क्स में वो खर्च कर लेते हैं। बट चिल्ड्रंस के पास, छोटे बच्चे होते हैं उनके पास ऐसा कुछ काम नहीं होता है। इसलिए वो अपनी एनर्जी ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? प्ले के टाइम, है ना, खेलते टाइम। ठीक है। तो ये हार्बर्ट स्पेंसर ने सरप्लस एनर्जी थ्योरी दिया था। ठीक है। हिंदी में आप पढ़ सकते हो इसको, अधिक ऊर्जा सिद्धांत बोलते हैं। हार्बर्ट स्पेंसर ने बच्चों के पास आवश्यकता से अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए वे उस ऊर्जा का उपयोग खेल में करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एंटीसिपेशन थ्योरी। तो एंटीसिपेशन का मतलब होता है जो चीज होने वाली है उसको हम जो पहले से इमेजिन कर लेते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कि ऐसा होने वाला, उसको हम एंटीसिपेशन बोलते हैं। तो ये कार्ल ग्रूज, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला कि अ प्री एक्सरसाइज इन द प्रिपरेशन फॉर सीरियस बिजनेस इन लाइफ। प्री एक्सरसाइज मतलब कुछ काम करने से पहले, जैसे हम वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज से पहले, उसी को हम प्री एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जो मेन काम होने वाला है उससे पहले कुछ हम जो एक्सरसाइज करते हैं या जो उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, वैसे ही होता है प्ले। कि बच्चे क्या करते हैं, खुद को एंटिसिपेट करते हैं, इमेजिन करते हैं कि मैं मुझे ये करना है, फ्यूचर में मुझे ऐसा बनना है। तो उसी को वो क्या करते हैं, खेलते टाइम उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को अगर तुम बचपन से फुटबॉल या क्रिकेट या जो भी गेम दिखाओगे तो वो उसी में इंटरेस्टेड हो जाएगा, और फिर वो इमेजिन करेगा खुद को एज अ प्लेयर, बिग प्लेयर, है ना। थिंकिंग बनाएगा अपनी कि मुझे भी मैसी जैसा बनना है, रोनाल्डो जैसा बनना है, या फिर विराट कोहली जैसा बनना है। ठीक है। तो वो उसी चीज की प्रैक्टिस करता है, मतलब खेलेगा तो वो जिस गेम की वो इंटरेस्टेड होगा, जो अपने आप को जैसे उसने इमेजिन किया होगा, उसी तरीके से वो खेलना स्टार्ट करता है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि बच्चे सुपर हीरोज कार्टून्स वगैरह देखते हैं, सुपर हीरोज की मूवीज देखते हैं, तो फिर वो अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं कि मुझे भी बड़ा होकर सुपर हीरो बनना है, थॉर बनना है, आयरन मैन बनना है, हल्क बनना है ना। तो वो उसी तरीके से उसी चीज की प्रैक्टिस करने, मतलब वही उसी तरीके का खेल खेलने लगते हैं बच्चे, है ना। तो इसको, इस थ्योरी को और भी क्या बोला जाता है, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिस थ्योरी। प्रैक्टिस थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। या फिर एक और नाम है इसका, प्री एक्सरसाइज थ्योरी, है ना। कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा करके लिख के आ सकता है। तो ये कार्ल ब्रूज ने दी थी। इनने दो चीजें बताई थी कि द प्ले ऑफ एनिमल एंड द प्ले ऑफ मैन। तो ये दो चीजें क्या है कि जैसे कि जानवर खेलते हैं, जैसे कि अगर हम बच्चों, जानवर के जो बच्चे होते हैं उनको देखें तो वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, है ना। और चीजों को पकड़ते हैं, जैसे कुत्ते को हम बॉल फेंकते हैं, बॉल दबा के लाते हैं मुंह में। तो ये सब क्या है, ये उनके फ्यूचर सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो जानवर जैसे खेल खेल में बचपन में सीखते हैं और फिर बाद में वो उनके सर्वाइवल में जो चीजें काम आती हैं, ठीक है, तो वैसे ही बच्चे भी जो बचपन में खेल में जो प्रैक्टिस करते हैं वो उनके फ्यूचर सर्वाइवल में काम आता है, फ्यूचर में काम आता है। तो ऐसा इन्होंने ये बताया था। ठीक है। चिल्ड्रन एंटिसिपेट देयर फ्यूचर, ये सब चीजें इन्होंने बताई थी, अपनी एंटिसिपेशन थ्योरी। ठीक है। तो प्रत्याशा सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं, जीवन में गंभीर व्यवसाय की तैयारी के लिए एक पूर्व अभ्यास। बच्चे अपने भविष्य की आशा करते हैं, खुद को इमेजिन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या है? रिकैप का मतलब होता है कोई पुरानी चीजों को रिपीट करना या दोहराना। ठीक है। पास्ट।
तो सिंपल सा बात है, तो हमें रिकैप्चुलेशन थ्योरी में हमें याद रखना है पास्ट। तो ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, कार्ल ग्रूस की एंटिसिपेशन थ्योरी के। तो जी स्टैनले हॉल ने क्या बोला कि बच्चे सिर्फ फ्यूचर इमेजिन नहीं करते हैं, बच्चे पास्ट भी रिपीट करते हैं। ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू एंटिसिपेटरी थ्योरी। जो एंटिसिपेटरी थ्योरी है कार्ल ग्रूस की, उसके कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एकदम अपोजिट, विरुद्ध है। चाइल्ड रिपीट्स द सोशल पास्ट एंड इट्स रिपीटिशन ऑफ द पास्ट। कि मतलब बच्चे कुछ प्रीवियस, जो उनके साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ हो, कोई चीज उन्होंने देखी हो, उसी को वो खेलते टाइम रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कुछ कार्टून देख लिया, ठीक है, कोई मूवी देख ली, कुछ भी देख लिया, फिर उस चीज को वो रिपीट करते हैं, उस इंसिडेंट को खेलते टाइम। ठीक है, जैसे उन्होंने किसी को कुछ करते देख लिया घर पे, पापा को कुछ काम करते देख लिया, तो वो खेलते टाइम वही काम करने, वही चीज करने लगेंगे। मम्मी को कुछ काटते देख लिया, तो अगर उन्हें कोई चीज में लगेगी चाकू वगैरह, तो वो भी कुछ चीज काटने लग जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, जो अपना पास्ट में उन्होंने कुछ देखा रह हुआ होता है, इनके साथ कुछ हुआ, तो उसी चीज को वो रिपीट करते हैं खेलते टाइम, एज अ प्ले। ठीक है, तो ये बिल्कुल एंटीसिपेटरी थ्योरी के अपोजिट है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि विच थ्योरी इज कॉन्ट्राडिक्ट टू रिकैप्चुलेशन थ्योरी, तो उसका आंसर होगा एंटीसिपेटरी थ्योरी, है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। एक पास्ट के बारे में बताता है, एक बोलता है फ्यूचर। ओके, इसको हम पुनर्जीकरण भी, सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, बच्चा सामाजिक अतीत को दोहराता है और इसलिए है, अतीत की पुनरावृत्ति है। और पुनर्अनुमान सिद्धांत के खंडन का खंडन है, मतलब पुनर्अनुमान मतलब एंटिसिपेशन थ्योरी, उसका खंडन, विरुद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है बाय बर्थ। ठीक है, ये प्रोफेसर मैक डगॉल ने दी थी। इन्होंने क्या बताया, प्लेज ड्यू टू प्री मैच्योर डेवलपिंग ऑफ इंस्टिंक्ट, कि बच्चों के अंदर जन्म से ही कुछ प्री मैच्योर इंस्टिंक्ट होती हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो वो उन्हें वो करना पसंद होता है। जैसे कि कॉम्बैट, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। तो बच्चे ना, ये बचपन से ही उनके अंदर एक चीज चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करने में, है ना, कि बनाने में, डिस्ट्रक्ट मतलब तोड़ने फोड़ने में, है ना, फाइटिंग में, ये सब चीजें वो बाय बर्थ ही करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, जैसे कि तुमने बच्चों को देखा होगा, वो कंस्ट्रक्शन मतलब कि कोई भी चीजों को अरेंज करने लगते हैं, एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखने लगेंगे। ठीक है, घर वर बनाते हैं बच्चे, है ना, या फिर तोड़ते हैं। कोई एक बार अगर बच्चे ने कुछ काट दिया तो हर एक चीज को काटता ही रहेगा, कैंची उसके हाथ लग गई तो, है ना। अगर उसने देख लिया कि ये कांच की चीज नीचे फेंकने से फूट जाती है, अगर, तो फिर उसको मजा आने लगेगा, अगर हम उसे रोकेंगे नहीं फिर वो फोड़ता रहेगा, है ना। किसी का कोई उसका जो दोस्त है, उसका घर बन गया है, उसको तोड़ने चला जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कॉम्बैट, ये सब चीजें क्या उसके प्री मैच्योर इंस्टिंक्ट होते हैं, बाय बर्थ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये उन्होंने किसने बताया, प्रोफेसर मैकडगॉल ने। ठीक है, उसके बाद आता है कैथार्टिक थ्योरी। तो कैथार्टिक का मतलब होता है इमोशनल रिलीज, ये एरिस्टोटल ने दी थी ये थ्योरी। इसका मतलब होता है इमोशनल रिलीज। इमोशनल रिलीज मतलब कि हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं, इन्होंने बोला कि बच्चे अपने इमोशंस खेलते टाइम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर कोई सैडनेस है, कोई भी हैप्पीनेस है, कुछ भी ऐसा इमोशंस है जो हम दबा के रखते हैं, वो हम खेलते टाइम उस चीज को हम रिलीज करते हैं। एज अ प्ले इज द बेस्ट मीडियम टू ओवरकम द इमोशन, ये इन्होंने बेस्ट लाइन बताई थी, कि प्ले इज द बेस्ट मीडियम टू ओवरकम अ इमोशन। किसी भी इमोशन से ओवरकम करने के लिए प्ले इज द बेस्ट मीडियम। ठीक है, सैड हो, हैप्पी हो, ठीक है, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, कुछ भी चीज हो, तो उसको हम खेल के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिक्रिएशन थ्योरी। तो रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। ठीक है, रिक्रिएशन के बारे में सुना होगा। ये लॉर्ड केम्स एंड जीटी डब्ल्यू पैट्रिक्स ने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला रिक्रिएशन इज टू बी द रिचार्जर ऑफ एनर्जी विच वी स्पेंट इन सीरियस वर्क। कि हम कोई भी काम, सीरियस काम करते हैं, उसमें जो हमारी एनर्जी हम लूज करते हैं, उसको रिचार्ज करता है रिक्रिएशन। ठीक है, तो रिक्रिएशन क्या होता है, प्ले, खेल के ही हम कोई भी हम जो इंडोर आउटडोर गेम खेलते हैं, उसी से हमारा रिक्रिएशन होता है ना। तो रिक्रिएशन क्या करता है, प्ले एज अ रिक्रिएशन काम करता है, ऐसा रिचार्जर काम करता है एनर्जी के लिए, जो एनर्जी हम खर्च कर चुके हैं एक सीरियस किसी काम में। ठीक है, रिमूव बोर्डम, और ये हमारा जो बोर्डम है, जो बोर हो जाते हैं हम, उसको रिमूव करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी मतलब कि, सिंपल सा नाम से समझ में आ रहा है कि सोशल इंटरेक्शन,
लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। तो प्लेटो ने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया कि प्ले ब्रिंग्स इंडिविजुअल टुगेदर एंड स्ट्रेंथन द ग्रुप बिहेवियर, कि जो खेल है वो बच्चों को एकजुट करता है, ठीक है, व्यक्ति को एकजुट करता है, ठीक है, इंटरेक्शन बढ़ाता है, बॉन्डिंग बढ़ाता है एक दूसरे, साथ में जो ग्रुप बिहेवियर है, ग्रुप बिहेवियर मीन्स जो बच्चे ग्रुप में खेलते हैं ना, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, उनके अंदर क्या बढ़ता है, इंटरेक्शन, बॉन्डिंग वगैरह इंक्रीज होता है। ये किसने बताया? प्लेटो ने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट, साइको एनालिटिक थ्योरी। तो साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है? ये सिगमंड फ्रूड की बहुत ही फेमस थ्योरी है। तो इसमें सिगमंड फ्रूड ने इड, ईगो, सुपर ईगो बताया हुआ है पहले, ठीक है। लेकिन इन्होंने प्ले में क्या बोला है कि साइको एनालिटिक थ्योरी में सिगमंड फ्रूड ने बोला कि प्ले इज द मीडियम ऑफ आउटलेट ऑफ टेंशन, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। इन्होंने बोला कि प्ले क्या है, एक बहुत अच्छा मीडियम है जो हमारे अंदर की टेंशन, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालता है। कोई अगर हमें टेंशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर, तो हम खेल के थ्रू उसको हम बाहर निकाल सकते हैं बॉडी से, ठीक है। तो ये किसने बताया? ये सिगमंड फ्रूड ने बताया, क्योंकि ये साइको एनालिटिक थ्योरी इन्होंने दी थी, बहुत ही फेमस है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो उसी का ये प्ले वर्जन है। प्ले में इन्होंने बताया कि साइको एनालिटिक मतलब माइंड से रिलेटेड, ये जो टेंशन, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन है क्या, माइंड से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये जो कॉग्निटिव और परसेप्शन है ना, ये सब चीजें ही इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो में बताया था। तो उसी से रिलेट कर दिया इन्होंने प्ले को, कि टेंशन, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए खेल एक सबसे अच्छा माध्यम है, ठीक है। लास्ट में कुछ और थ्योरीज की बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं नेट में। वो है अपनी पियाजे की थ्योरी ऑफ प्ले, जीन पियाजे, और बाइगॉट्स्की और मॉन्टेसोरी, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी प्ले की। तो पियाजे की बहुत अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, और वाइगॉट्स्की भी सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने प्ले के बारे में क्या बोला, वो हम पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने पियाजे के बारे में हमें एक चीज याद रखनी है, सजेस्ट दैट प्ले इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया कि प्ले इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले बाय इंटरेक्टिंग विद देयर इन्वायरमेंट, ये इन्होंने बताया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चा खेल से ही सीखता है, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके लर्न करता है चीजों को, ठीक है, बहुत अच्छा सीख। उसके बाद बाइगोट्स्की ने क्या दिया, इन्होंने बताया सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इनकी एक थ्योरी है, फेमस थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी, साइकोलॉजी में हमें पढ़ने को मिलती है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। और पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने लेकिन प्ले के बारे में बोला, इन्होंने बोला कि खेलना सोसाइटी के वजह से ही खेलना, कि मतलब आप खेल कैसे सोसाइटी के अंदर अपना योगदान देता है, अपना कंट्रीब्यूशन करता है, कि बच्चे जब खेलते हैं तो वो क्या सोशल होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। बाहर का इन्वायरमेंट देखते हैं, अपना सोसाइटी देखते हैं ना। अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो वो अपने अंदर ही रह जाएंगे, और वो कुछ सीख नहीं पाएंगे कुछ अच्छा, है ना। तो इसलिए सोशल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की है कि खेलने से बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आते हैं मोंटेसरी की थ्योरी प्ले। इन्होंने क्या बोला, फोकसेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इन्होंने बताया लर्निंग एंड डेवलपमेंट में खेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये चाइल्ड लेड एक्टिविटीज, कि बच्चे खेल से ही सीखते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चे खुद से जो एक्टिविटीज करते हैं बचपन में, उन्हीं से वो बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड डेवलपिंग ऑल डिपेंड ऑन प्ले, ठीक है। तो ये थी कुछ थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ प्ले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट, सीयूटी पर्सपेक्टिव से। और टीजीटी पीजीटी में भी बहुत बार ऐसे थ्योरीज ऑफ प्ले से क्वेश्चन आते हैं, किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ये जरूर हमें पढ़ के रखना है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी हार्बर्ट स्पेंसर, एंटिसिपेशन थ्योरी कार्ल ग्रूज, रिकैप्सुलेशन थ्योरी स्टैनले हॉल, इंस्टिंक्ट थ्योरी मैकडगॉल, कैथार्टिक थ्योरी एरिस्टोटल, रिक्रिएशन थ्योरी लॉर्ड केम्स एंड जीटीडब्ल्यू पैट्रिक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्लेटो, एंड साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रूड। तो ये जो थ्योरीज हैं, इनके नाम और के साथ हमें मैच द फॉलोइंग आ जाती है कभी कभी, या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी थी, कैथार्टिक थ्योरी किसने दी थी। साइंटिस्ट के हमें नाम जरूर याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अचीवर्स पॉइंट।